कभी सोचा है दुनिया ऐसी क्यों है जैसी वो है? क्यों कुछ लोगों के पास बेहिसाब दौलत है और बाकी लोगों के पास बहुत कम? चलिए, आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली और हाँ, सबसे विवादास्पद विचारकों में से एक कार्ल मार्क्स का चश्मा पहनकर देखते हैं कि दुनिया उनकी नज़र से कैसी दिखती है और क्या इन सवालों का कोई जवाब मिलता है। मतलब इसके बारे में जरा सोचिए तो। अपने चारों तरफ ही देख लीजिए। एक तरफ आसमान छूती इमारतें हैं तो दूसरी तरफ गहरी गरीबी। और ये कोई आज की बात नहीं है, ऐसा तो सदियों से चला आ रहा है। पर सवाल वही है, आखिर ऐसा है क्यों? ये वो सवाल है जो पता नहीं कितने दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों और हम जैसे आम लोगों को परेशान करता आया है। और इसी सवाल का जवाब लेकर आए कार्ल मार्क्स। और उनका जवाब कोई मामूली जवाब नहीं था। उनके जवाब ने तो जैसे दुनिया में आग ही लगा दी। एक ऐसा आइडिया जो इतना पावरफुल था कि उसने क्रांतियों को जन्म दे दिया, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, और सच कहूं तो आज भी हमारे जीने और सोचने के तरीके पर इसका गहरा असर है। तो मार्क्स का कहना था कि किसी भी समाज को समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को समझो। उन्होंने समाज को एक आइसबर्ग की तरह देखा। पानी के ऊपर हमें क्या दिखता है? राजनीति, कल्चर, धर्म, ये सब साफ साफ दिखने वाली चीजें हैं। लेकिन मार्क्स के लिए असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा था। असली ताकत वहां छिपी थी, समाज के आर्थिक आधार में, यानी उसकी इकोनॉमी में, जो बाकी सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए मार्क्स के इस विचार की गहराई में उतरते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया से कि समाज बिल्कुल एक इमारत की तरह बना है। अब देखिए, हर इमारत की एक नींव होती है ना? मार्क्स ने इसी नींव को बेस या आधार कहा। ये क्या है? ये है समाज का इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब कारखाने, खेत, मशीनें, टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ जिससे हम चीजें बनाते हैं और बेचते हैं। और इस नींव के ऊपर क्या खड़ा है? अरे भाई, बाकी सब कुछ। मार्क्स ने इसे सुपरस्ट्रक्चर या अधिरचना कहा। इसमें क्या क्या आता है? हमारी सरकार, हमारे कानून, हमारे परिवार, धर्म, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा कल्चर, सब कुछ। ये पूरी की पूरी इमारत उसी इकोनॉमिक बेस पर टिकी हुई है। और यहां सबसे जरूरी बात आती है, मार्क्स के हिसाब से ये जो बेस है यानी इकोनॉमी, वही सुपरस्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। मतलब एक समाज की अर्थव्यवस्था जैसी होगी वैसे ही उसके कानून, उसकी राजनीति और उसके विचार होंगे। सीधा सा हिसाब है। अगर नींव बदल दी जाए तो पूरी की पूरी इमारत अपने आप बदल जाएगी या ढह जाएगी। तो चलिए इस इकोनॉमिक बेस, इस इंजन को जरा और करीब से देखते हैं। मार्क्स के मुताबिक इस इंजन के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। ये हिस्से या तो साथ मिलकर काम करते हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ। तो एक तरफ हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की शक्तियां। ये क्या है? ये हैं वो सारी चीजें जिनसे प्रोडक्शन होता है, जैसे टेक्नोलॉजी, कच्चा माल, फैक्ट्रियां और काम करने वालों का हुनर। और दूसरी तरफ हैं, और ये बहुत जरूरी हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के संबंध। ये पूरी तरह से पावर का खेल है। मतलब इन फैक्ट्रियों और जमीनों का मालिक कौन है और कौन है जो इन पर काम करता है। और ये जो सवाल है ना, मालिक कौन है, यहीं पर मार्क्स को इतिहास को चलाने वाली असली ताकत मिलती है। और वो ताकत है क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष। मार्क्स का तर्क था कि इतिहास में हर समाज हमेशा से दो हिस्सों में बटा रहा है। एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग जिनके पास सब कुछ है, जमीन, फैक्ट्री, पैसा, यानी मालिक वर्ग। और दूसरी तरफ वो बड़ी आबादी जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी गैर मालिक या मजदूर वर्ग। और ये कोई नई चीज नहीं है। ये पैटर्न पूरे इतिहास में बार बार दोहराया गया है। पुराने जमाने में गुलाम और उनके मालिक थे। फिर सामंती युग आया जहां जमींदार और किसान थे। और मार्क्स के अपने समय में, यानी पूंजीवादी समाज में, ये लड़ाई थी बुर्जुआ यानी फैक्ट्री मालिकों और सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग के बीच। तो राजा रानियों और लड़ाइयों की कहानियों को एक तरफ रख दीजिए। मार्क्स के लिए इतिहास की असली कहानी सिर्फ एक है, मालिकों और मजदूरों के बीच, अमीर और गरीब के बीच कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी। जैसा कि वो कहते थे, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। लेकिन मार्क्स सिर्फ अतीत के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो एक भविष्यवक्ता भी थे। अपने इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उन्होंने ये भी बताया कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का अंत कैसे होगा। उनकी एक पूरी भविष्यवाणी थी। देखिए, उन्होंने एक पूरी चेन रिएक्शन की भविष्यवाणी की। पहला, कैपिटलिज्म में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए मालिक मजदूरों का और ज्यादा शोषण करेंगे, उन्हें उनकी मेहनत से कम पैसा देंगे।
इससे क्या होगा? समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ मुट्ठी भर बहुत अमीर लोग और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी गरीब मजदूर क्लास। छोटे-मोटे बिजनेस वाले भी बर्बाद होकर मजदूर बन जाएंगे। और फिर जब मजदूरों को एहसास होगा कि उन सबका शोषण हो रहा है, तो वो एकजुट होंगे और एक हिंसक क्रांति के जरिए इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। तो क्रांति के बाद क्या होगा? मार्क्स के हिसाब से एक ट्रांजिशन का दौर आएगा। मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा सत्ता पर काबिज हो जाएगा। इसे उन्होंने सर्वहारा की तानाशाही कहा। इस दौर में वो सारी फैक्ट्रियों और जमीनों को मालिकों से छीनकर अपने कंट्रोल में ले लेंगे और समाज को नए सिरे से बनाने की तैयारी करेंगे। और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई क्लास नहीं है, कोई मालिक नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, और धीरे धीरे सरकार की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। इस आदर्श दुनिया में चीजें मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाएंगी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कोई क्लास भी नहीं होगी, और जब कोई मालिक ही नहीं होगा तो शोषण किसका होगा? मार्क्स की नज़र में यही इतिहास का अंतिम पड़ाव था, एक परफेक्ट समाज। तो ये था दुनिया को देखने का मार्क्स का नजरिया, एक ऐसा नजरिया जहां इतिहास इकोनॉमिक्स के नियमों से चलता है और एक तय मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या वो सही थे? क्या इतिहास सच में किसी खास दिशा में आगे बढ़ रहा है, या ये सब बस यूं ही हो रहा है बिना किसी पैटर्न के? और अगर वो सही थे तो फिर अगला पड़ाव क्या है? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर आज भी दुनिया भर में बहस जारी है।